और अंसार रजा इसी तरह का एक जाहिल मौलाना है। तो मौलाना रजा, पहले तुम ये कहो कि वक्फ बोर्ड की स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट के हिंदू करेंगे, ना कि जाहिल मौलाना करेंगे। जाहिल मौलाना वो होता है जो कहता है शाहबानों को 300 रुपए महीना ना दो। जाहिल मौलाना वो होता है जो कहता है तलाक बिद्दत जायज है। वक्फ की जो भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है वो इनसे कोई प्रभावित नहीं होने वाली है। यह सारा विषय उसके लिए है जो डिस्प्यूटेड क्लेम है। जैसे आपने कहा मुस्लिमों की प्रॉपर्टी, अब सूरत नगर निगम तो मुस्लिम की प्रॉपर्टी नहीं है। जो अनसेटल्ड क्लेम है उसको कैसे सेटल किया जाएगा? मजाक मत कीजिए आप यहाँ बैठकर, झूठ बातें करते रहते हैं। नियत 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 क्या नियत है? कितने लोगों की आप नागरिकता छीन ली, बता दीजिए मुझे। ये फर्जी है रजा साहब, ये फर्जी है। पर्चे हैं ये? हाँ, ये फर्जी है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड सरकार के पर्चे हैं ये मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का लेटर लेकर बैठी हुई हूँ। ये फर्जी है, आपका वक्फ बोर्ड फर्जी है, तो फिर खत्म करो। अरे तुम्हें सब्र नहीं है क्या मुझसे बेइज्जत होने के लिए फिर मेरे सामने आ गए इतने दिन बाद? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वक्फ बोर्ड पर संशोधन को लेकर डॉक्टर रिजवान अहमद और मौलाना अंसार रजा के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए शुरू करें मेन डिबेट। मैं सिर्फ ब्रीफ में जवाब दे। पहली बात, वक्फ की जो भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है वो इनसे कोई प्रभावित नहीं होने वाली। ठीक, यानी जिनका क्लियर कट मालिकाना हक है उस पर कोई प्रभाव नहीं। पॉइंट नंबर 2, आप जो कह रहे हैं मस्जिद, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान, इनके जो ट्रस्ट हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वो एज इट इज चलते रहेंगे, उसमें कोई नॉन मुस्लिम सदस्य नहीं आने वाला है। यह सारा विषय उसके लिए है जो डिस्प्यूटेड क्लेम है। जैसे आपने कहा मुस्लिमों की प्रॉपर्टी, अब सूरत नगर निगम तो मुस्लिम की प्रॉपर्टी नहीं है। जो अनसेटल्ड क्लेम है उसको कैसे सेटल किया जाएगा? और ऐसा तो नहीं आप कहेंगे कि जो सूरत नगर निगम जो सरकार का दावा है तो वो दावे के लिए वो मुस्लिम बोर्ड ही तय करेगा, ऐसा तो उचित नहीं है। अब जैसे क्लेम तो पार्लियामेंट में भी किया गया है, तो मतलब आपका कहना है कि पार्लियामेंट के क्लेम के लिए वो उसी लॉ के तहत वक्फ बोर्ड के पास जाना चाहिए विदाउट एनी। तो जो ये अनसेटल्ड है इसको कौन तय करेगा? और आपने कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चौथा पॉइंट बोलता हूं, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, तो भाई कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो हर चीज में गवर्नमेंट प्रशासन चलाता है, तो आप कहना चाहते हैं कि हर चीज गलत है? तो अजीब बात है भाई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पूरे जिले को चलाने की व्यवस्था और सरकार की चीजों को करता, अब आपने उसी पे सवाल खड़े कर दिए। इसलिए साफ मंशा दिखाता है। मैं सिर्फ आपसे पुनः एक बात कहना चाहता हूं, एक लाइन में आप ये बात समझिए कि यदि आप ये कह रहे हैं कि जो क्लेम्स हैं, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, जो क्लेम अनसेटल्ड है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने तमिलनाडु के जिस मंदिर पे क्लेम किया, किस आधार पे किया कि अरकाट के नवाब ने कभी 1562 या 1572 में दे दिया था। अब इस ढंग के क्लेम को कौन सेटल करेगा ये बताइए? तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देख के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही तो चेक करेगा, और कौन तय कर सकता है कि 300 साल पहले जमीन किसके पास थी? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नियत अगर मुसलमानों की ही अच्छी नियत है, खराब है मोदी सरकार की, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। मोदी सरकार की नियत खराब है मोदी सरकार की। तो फिर वक्फ में ये जो नियत के पूरे पर्चे लेकर बैठी हुई हूं मैं, ये वक्फ चलाने वाले सारे मुसलमान इनकी नियत का क्या बोलेंगे? क्यों बदलाव करना पड़ा? जो पर्चे लेकर के बैठी हैं, क्या गवर्नमेंट का भेदी बैठा हुआ है? ये फर्जी है रजा साहब, ये फर्जी है। पर्चे हैं ये? हाँ, ये फर्जी है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड सरकार के पर्चे हैं ये मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का लेटर लेकर बैठी हुई हूँ। ये फर्जी है, आपका वक्फ बोर्ड फर्जी है, तो फिर खत्म करो। ऐसे लोगों पे शिकंजा कसवाई है ना। हाँ, तो ऐसे लोगों पर कैसे? वही तो चेंजेस लेकर आ रहे हैं ना सैयद रिजवान अहमद। अरे यार चुप रहो रजा, कब तक बोलोगे यार? चुप रहो, आवाज कम कीजिए ना। आप लोगों को समझ में नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो जी। सुनिए सुनिए, रूबिका जी एक बात खत्म हो गई थी। अरे चुप रहो यार, जब रिजवान नाम ले दिया तो चुप हो जाओ। रूबिका, जो ये फतवा जारी हुआ कि हाथ पर काली पट्टी बांधी जाएंगे मुसलमान, ये किसी मौलाना ने किसी मस्जिद के लिए जारी किया या सारी कौम और सारी मस्जिदों के लिए जारी किया? तो जवाब है सारी मस्जिद और सारी कौम के लिए जारी किया। यह है लॉजिक मेरे आर्गुमेंट की। या तो आप ये कह दीजिए कि इस मौलाना ने सिर्फ अपनी मस्जिद के लिए जारी किया और रिजवान आप पूरी कौम को क्यों लपेट रहे हैं? पहला मेरा काउंटर आर्गुमेंट। दूसरा, अभी अंसार रजा साहब ने बोला रूबिका कि वक्फ में मुसलमान मौलाना और आलिम जुड़े होने चाहिए जो कौम के रहनुमा हैं और कोई बाहर वाला इसका हिस्सा ना बने। यही बोला जितना मैंने सुना है।
ये रूबिका कौन से मौलाना इसमें जुड़ने चाहिए जो कहते हैं शाहबानों को 300 रुपए महीना भी नहीं मिलना चाहिए? ये अंसार रजा उन्हीं मौलानाओं की बात कर रहे हैं जो कहते हैं सायरा बानों को तलाक बिद्दत दे दी, वो इस्लामी नजरिए से जायज है। अरे वही मौलाना यार तुम वक्फ में जोड़ना चाहते हो? वाह 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 वाह। अंसार रजा मेरे भाई, जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान शरीफ पढ़ोगे, आप उनको बताइए। अरे जिसका भी लिया यार, तुम सुन तो लो, तुम्हें सब्र नहीं है क्या? नहीं आता। अरे तुम्हें सब्र नहीं है क्या? क्या मुझसे बेइज्जत होने के लिए फिर मेरे सामने आ गए इतने दिन बाद? कुछ शर्म आया है? अरे सब्र रखो, तुम इतना बकबक कर रहे थे, मैं चुप था यार। क्या हो रहा है ये? हैं? सुन लो, कोई बोल रहा है ना, बड़ा आदमी, एक बड़ा आदमी आलिम बोल रहा है तो चुपचाप सुनो, कुछ सीख के जाओ यहां से। जब भी रूबिका सुप्रीम कोर्ट ने कुरान शरीफ का तर्जुमा किया है, वो मुसलमान मौलानाओं से बेहतर किया है, और सुप्रीम कोर्ट के जज सब हिंदू थे। तो मौलाना रजा, पहले तुम ये कहो कि वक्फ बोर्ड की स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट के हिंदू करेंगे, ना कि जाहिल मौलाना करेंगे। जाहिल मौलाना वो होता है जो कहता है शाहबानों को 300 रुपए महीना ना दो। जाहिल मौलाना वो होता है जो कहता है तलाक बिद्दत जायज है। और अंसार रजा इसी तरह का एक जाहिल मौलाना है। मेरे को जानता नहीं है। जिस तरह से काली पट्टी, कुर्बानी और खून देने की बात, सर कटाने की बात, ओवैसी ने कहा कि हमारे सीने पर गोलियां चल रही हैं, ये तैयारी सीए वाली ही है। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से वक्फ को लेकर जिस प्रकार का विचार हमारी सरकार का है, और जेपीसी ने जो विषय रखे थे उनको भी एकोमोडेट करने का प्रयास किया गया है। पहली बात, इसका कोई रिलीजियस लाइन से कोई मतलब नहीं है। ये मुसलमानों में गरीबों गुर्बत में फंसे हुए मुसलमान और चंद मुट्ठी भर वो मुसलमान जो अपने को जमीन की बादशाहत मानते हैं, उनके बीच की लड़ाई है। आज क्या हो गया है कि एक ऐसी व्यवस्था बनी है कि सरकार में कहा जाता है कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा, डिफेंस और रेलवे की जमीनों को मैनेज करने के लिए तो हजारों हजार इंप्लॉई हैं, स्ट्रक्चर्ड रूल है। यहां इतनी बड़ी जमीन को मैनेज करने के लिए 200 सवा 200 लोग, और उसके अंदर जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज को जो वास्तविक लाभ मिलना है वो नहीं मिल पा रहा। और जहां तक ये फियर मॉन्गरिंग की बात है, यानी जो भया दोहन की बात है, ये कोई नई बात नहीं, पिछले 30 साल से चल रही है। जब बीजेपी राइज करना शुरू हुई थी 1990 में, उन्होंने कहा बीजेपी आएगी तो खा जाएगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो हमारी सरकारें सबसे बेहतर सामंजस्य की सरकारें रही। मैं ये बताना चाहता हूं, दंगा तो छोड़िए, यूपी में शिया सुन्नी दंगे जो होते थे वो भी बंद हो गए। जेब काटने में, चोरी करने में, बदमाशी करने में, लफंगाई, गुंडागिरी, हफ्ता वसूली, ये सारे मुसलमान थे। बीजेपी ने कंट्रोल किया है, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है, और आज वो मुसलमान बच्चे अपने काम पे लगे हुए हैं। फिर इन्होंने कहा सेंटर में आ जाएंगे तो खा जाएंगे। अटल जी की सरकार आई, कोई समस्या नहीं रही। फिर उन्होंने कहा गुजरात में ऐसा हो जाएगा, गुजरात का मुसलमान आज सबसे ज्यादा जकात देता है। फिर इन्होंने यही प्रचार किया 2014 में मोदी जी के आने के बाद। देखिए देश में जिस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ। फिर आज सीए एनआरसी पे इन्होंने कहा एनआरसी नहीं आएगा, ये बात उन्होंने कहा था, अभी तक एनआरसी नहीं आया है। सीए के विषय में बहुत साफ साफ कहा गया था कि आएंगे तो मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये चंद मुट्ठी भर लोग जिन्होंने कि जो होल सोल थोक विक्रेता बन गए हैं मुस्लिमों के, तो उनको लगता है कि मेरा जो मोनोपोली है वोटों पर वो बनी रहनी चाहिए, और उसके लिए जो भी खौफ हो, तो ये खौफ की तिजारत की सियासत है। और दूसरी तरफ है मुसलमानों के अंदर वास्तविक न्याय को स्थापित करने की चाहत। कैसी लगी आज की डिबेट कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।